जी प्रणाम। हेलो, प्रणाम भाई साहब। जी प्रणाम। ये हमें सुन के बहुत अच्छा लगा कि संतोष भैया के साथ आप भी बैठते थे, आप भी जुड़े थे, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है सबके लिए है और घर भर के लिए है, जितने अभ्यासी हैं सब लोग बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आपने क्या सीखा, मतलब कि आपको कैसा लगा, ये आपका कैसा अनुभव रहा इस प्रोग्राम के साथ? नहीं, बहुत बहुत अच्छा है और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से बहुत कुछ मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगा हमें भाई साहब। जी बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस क्रम में हम आगे आमंत्रित करना चाहेंगे जो भी हमारे भाई बहन नहीं कुछ बोले हैं, तो आगे आए प्लीज। जी प्रणाम अंजलि सिस्टर। हाँ जी भैया प्रणाम। जी अंगद भैया हाँ बोलिए। भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम अंगद भैया, आप बोलिए। अच्छा आप नहीं बोल पाए थे। ये अच्छा, दीदी को भी प्रणाम, प्रणाम। मालिक को प्रणाम। भैया आपने हमारा उत्साह पूरा नहीं हो पाया था, जी जी मालिक की कृपा ऐसी रही कि आपने दोबारा हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जी मुझको बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। अभी कुछ अपने साधना में सुधार की थी, वो हम रहे हैं और मालिक की कृपा रही तो ऐसे बार बार आपका जो मौका मिलेगा जी वो मैं उसका भरपूर जो है फायदा उठाऊंगा। और बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी प्रणाम, बहुत अच्छा लगा भैया, बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है आपका और बहुत बारीकी से है। लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है जी कि मुझको स्क्रीन शॉट में को बहुत टेक्नोलॉजी नहीं आती, मैं नहीं ले पाया। जी तो मेरी ये प्रार्थना है आपको कि कैसे कैसे करके, या किसी भाई बहन के पास में जिन्होंने लिया हो बिल्कुल उनके द्वारा यदि हमको मिल जाएगा तो हम उसको बार बार रीड करेंगे तो हम काफी जो है हमको समझ में आ जाएगा। जी इतने जरूर जरूर करेंगे, आप मैनेज द्वारा करने की। हमको जी जी बिल्कुल, हमारे कई भाई बहन ऐसे तो नहीं ले पाए स्क्रीन। थैंक भैया, थैंक यू जी सो मच, बहुत जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। बोलिए अंजलि सिस्टर, हाँ बोलिए, आप बोल रही सिस्टर थी। अंजलि बोलिए। जी जी भैया प्रणाम। मैंने भी 2009 से शुरू किया है और बहुत सारी चीजें आपकी खास तौर पे थी। और अभी मैं फरवरी में जब गई थी हैदराबाद, जी तो वहाँ एक ब्राइटर माइंड के लिए छोटे बच्चों के लिए क्लास चल रही थी। उस दिन मेरे मन में ये आया कि मालिक, छोटे तो हम लोग रहे नहीं, मतलब ऐसे तो छोटे हैं पर जी क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता। और आपने वो रिव्यू, रीस्टार्ट। हाँ रिस्टार्ट वाला जो बताया, तो ऐसा लगा इससे पुकार तो वो सुनते हैं। बहुत सारी बिल्कुल चीजें बहुत सारी क्लियर हुई। और सही बात बताऊं तो कुछ कुछ मेरे बच्चों मेरे भी बच्चों ने साथ में बैठकर सुना है। बहुत अच्छी बहुत बात है, अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ सभी अभ्यासी हैं जी 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 और सच में बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। हम्म। तो बड़ा मन है कि मेरे घर में भी कोई एक प्रेसेप्टर होना अरे चाहिए। वाह तो आपकी पुकार जैसे मालिक ने रिस्टार्ट के रूप में सुनी है, वैसे ही आपकी पुकार जरूर सुनी जाएगी ना। जी। तो और क्या ये जो इसकी जो देनी है फीस, इसको डिवाइड करके दे सकते हैं क्या एक हाँ साथ ही? चलिए हम आपसे बात कर लेंगे फोन पे, जी जी ठीक है। जी। हाँ, सेशन के बाद जो इसको हम है करना चाहेंगे। हाँ सेशन के बाद हम बात कर लेंगे आपसे, जी। ठीक है। बहुत सारी स्क्रीनशॉट लेके रखें क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी लिखा तो जा नहीं सकता। हम सोच हाँ रहे हैं एक बुक बना लूं उसकी पूरी। हाँ जी बिल्कुल बना लीजिएगा। बिल्कुल, आप एक काम अपने शब्दों में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप इसके नोट्स बनाने के लिए मैंने कहा था, अगर जिनके भी नोट्स बन गए हों तो वो एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, क्योंकि जिससे हमारे जो भाई बहन नहीं बना पाए हैं, स्क्रीनशॉट नहीं ले उनको पाए मिल हैं ना, जाए। जो हाँ टेक्निकली थोड़ा सा वीक हैं, तो उनको भी मिल जाएगा। तो मैं जैसे भी पीडीएफ बनाकर भेज दूंगी उसमें। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ पीडीएफ बना करके आप डाल देंगे ग्रुप में, तो जैसे भी अंगद भैया बता रहे थे और भी कई भाई बहन बता रहे थे, तो उन हाँ सबको जी मिल जाएगा, ठीक है। जी। और ये है कि और हमारी ये पॉलिसी है कि ट्रेनिंग का, कि इसका जो प्रेजेंटेशन है वो हम लोग शेयर नहीं करते हैं, इसके पीछे कई सारे कारण हैं।
हाँ जी। तो ये भैया आपसे मैंने कहा था वो कुछ ब्राइटर माइंड के लिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता थोड़ा सा समझना चाह रहे थे। हाँ, अब उनको मैं सोच रही थी कि क्या कोई ऐसी वीडियो या छोटा कुछ है जिससे बताया जा सके। सिस्टर ऐसा है ना कि हम लोग मेरे कुछ जो भी पेरेंट्स हो, आप जितने भी हो, एक दिन ऐसे गूगल मीट पे हम मीट कर लेते हैं उनके साथ लिंक से। जी, वो अभी आई है, लता सिस्टर बाहर से आई है, यंग लड़की है। हाँ, मेरे पड़ोस में रहती है। उनकी बेटी है 5 साल की। एज सच वो बहुत शार्प है, बच्चा बहुत शार्प है, लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाती किसी के सामने। अगर किसी नए व्यक्ति को देखता है तो ना वो एंजाइटी अटैक जैसा आता है उसको। वो एकदम हाँ चुप हो जाएगी, भाग के छुप जाएगी कहीं। और हाँ जैसे भी हो तो हम किसी दिन आप वो करिएगा, प्लान करिएगा, हम लोग आपस में प्लान करके गूगल मीट पे समझेंगे आपस में। तो ये 26 को चली जाएंगी वो। आप बताएं कि कब करा दें आपकी बात। आपसे फोन पे बात कर लेंगे, ठीक है सिस्टर? हाँ। और बहुत ही अच्छा प्रयास रहा। हम तो दोबारा भी अगर कभी होता है तो फिर री एंटर कर जाएंगे। स्वागत है आपका फिर कम से कम साल भर, क्योंकि काफी लंबी लाइन लगी बहुत लंबी लाइन। सोचिए जून तक की वेटिंग है। अभी जून तक की वेटिंग चल रही इस समय। चीजें ऐसी होती है ना जब रिवाइज होती है, वो जो बाबूजी कहते हैं कि बारंबार वाले रिवाइज होती है, तो हम लोग की एज में जाके शायद वो रिवीजन की जरूरत पड़ती है। जरूरी होता है, हर जगह रिफ्रेशर कोर्स होता है, बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। एक चीज है इसमें थोड़ा सा निवेदन है, जैसे आपका जो है 2 घंटे का, उसमें ब्रेक जो है वो बहुत लास्ट में जाके तो लेट के बैठ के किसी तरह सुना है मैंने। मैं बहुत ज्यादा बैठ जाती हूँ। ये ब्रेक हम सोचेंगे क्योंकि कई लोगों का सुझाव आया है ये 1 घंटे के लिए एक ब्रेक सोचेंगे। मुझे ना और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं वैसे सुन भी लेती हूँ, तो फिर मैं बैठकर क्लीनिंग या मेडिटेशन जो बाद में कराया जाता है वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में एक तरीके से वो जाती है, झंझनाहट जाएगी। जैसे बॉडी में अगर पेन होता है तो ध्यान या क्लीनिंग नहीं बिल्कुल ये कंडीशन हो जाती है। और आपका कहा पूरा तो नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी एक बहन कह रही थी, पर हाँ पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रात वाला तो भी इतनी ठंड है कि एक दिन मैं बैठ गई उसके ऊपर। अच्छा, एक दूसरे दिन आपका जो हुआ था उसके सेकेंड डे मुझे अचानक से रात में फीवर आया और सुबह उतर गया। तो क्या ये कोई लक्षण है, क्या कहेंगे इसको? नहीं ऐसा कुछ नहीं। ज्यादा एग्जर्शन की वजह से भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी और सर खाली दर्द हो रहा था और अचानक से फीवर आया और सुबह उतर गया, कोई दवा के बिना। मालिक ने दवा दे दी। ऐसे ही कोई बात नहीं। ओके थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बाद में हम लोग बढ़ते हैं। जी थैंक यू। हाँ जी, जी सिस्टर रीना सिस्टर बोले। जी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें शेयर करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और ये मतलब फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, जब भी ऐसे कोई प्रोग्राम्स आते हैं, जब मेरा भंडारा में जाने का आता है, तो मुझे ऑफिस की तरफ से कुछ ऐसा मतलब सडनली कुछ प्लान हो जाता है कि मेरे को समझ ही नहीं आता मुझे क्या करना है। तो 1 तारीख से हम लोगों ने पूरे एमपी में, मैं एचआर मैनेजर हूँ एमपीपी के वीवीसीएल में। अच्छा। तो हमने पहले से प्लान कर रखा था कि 1 तारीख से हम लोग ट्रेनिंग करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाके। एंड सडनली ये जब मेरे पास आया तो आई थॉट कि ओ बाद में प्लान करना चाहिए था। बट मैंने सोचा इसको क्या किया जाए। तो मैं जब दुविधा में पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अब यहाँ डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि ये मेरा स्पिरिचुअल पार्ट है और ये मेरा प्रोफेशनल पार्ट है। तो मुझे दादी की एक बात याद आई कि 24 आवर्स एक्चुअली स्पिरिचुअलिज्म 24 आवर्स का ही होता है। बिल्कुल। तो मैंने सोचा मैं क्या कर सकती हूँ। तो मैंने ये जब सेशन स्टार्ट हुआ, आई अटेंडेड, मतलब सारे सेशंस अटेंड हुए हैं, बस परसों का सेशन मेरा मिस हो गया था क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा था और फिर नहीं मैं टाइम से कर पाई थी। तो मैंने जो अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम थी उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के नाम पे एक सेशन रखा 10 to 15 मिनट का, और मैंने वहां पे
दाजी की सारी टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, और हार्टफुलनेस रिलैक्सेशन को करीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सो आई थॉट कि ठीक है, मतलब इस तरह से भी आई एम इन्वॉल्व्ड समवेयर। तो अभी आज भी मतलब मैं गई थी ट्रैवलिंग करने के लिए रतलाम में, तो वहां पर भी मुझे ये ट्रेनिंग सेशन से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि आई शुड कैरी दैट थिंग। और मैंने वहां पर मतलब रिलैक्सेशन को इंट्रोड्यूस किया, और लेफ्ट ब्रीदिंग टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया, और इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब दाजी के बहुत सारे स्लीपिंग पैटर्न के ऊपर जैसे उन्होंने बात करी है, तो वो चीज भी इंट्रोड्यूस की। तो मैंने जो वो ट्रेनिंग का 1 आवर का जो पर्सपेक्टिव था वो बिल्कुल मैंने चेंज कर दिया और उसको हार्टफुलनेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको थैंक्स अ लॉट कि आज मतलब हम लोगों के अभी कार्यक्रम चल रहे हैं, ये 23rd तक चलेंगे, और हर दिन 50 लोगों के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और सब जगह मैंने ये शेड्यूल कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका क्रेडिट मतलब आपका, यू आर द इंस्पिरेशन। मास्टर साहब की सब कृपा है, उनकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है। यस ब्रदर, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। और दूसरा एक फीडबैक यहाँ जैसे सभी ने दिया है कि यस थोड़ा सा एक अगर इसमें ब्रेक होता है 10 to 15 मिनट का, मतलब 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ब्रेक चाहिए शायद, मुझे लगता है, बिकॉज बिल्कुल जरूर इसके बारे में विचार करेंगे नेक्स्ट बैच से। और मेरा अनुभव ये रहा कि मैं स्क्रीनशॉट्स भी लिए, मैंने बहुत अच्छे से समझा भी सही सारी चीजें, मेरी बुक्स पढ़ने का जो पर्सपेक्टिव है वो भी चेंज हुआ है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब चूंकि मैं बाहर से भी ट्रैवल करके आती थी और मैं बिल्कुल बैठ जाती थी, और वो जो 8:30 बजे का जो सिटिंग होता था मैं उसमें सो जाती थी हर दिन। So I mean I was lost, but yes, this is my experience during these 7 to 8 days. मेरे ड्रीम्स बहुत अलग आए, बहुत अलग स्तर के ड्रीम्स थे। I have never experienced that. तो ये चीज मुझे मतलब थोड़ा सा लगा कि yes, this is somewhere work has been doing by master. So thanks a lot. Thank you sister. Thank you sister. Thank you very much. ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। काफी समय हो गया है, तो जो आज का प्रश्न उत्तर का जो हमारा सेशन है क्वेश्चन आंसर का, तो उसमें हमें कुछ प्रश्न मिले हैं, पहले हम उनको ले लेते हैं। हमारे प्रश्न हालांकि बहुत कम आए हैं, हमारे भाई बहनों ने बहुत कम प्रश्न पूछे हैं, तो जो कुछ भी प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला ही प्रश्न आया है, सिस्टर डाली कालरा ने पूछा है कि रात्रिकालीन साधना हमें बिस्तर पर बैठकर क्यों नहीं करना चाहिए। ये हमारे कई भाई बहनों ने बताया, उसको कहा कि हाँ हमें अच्छा लगा ना। तो बात आती है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे हमारे सहज मार्ग का पहला नियम क्या कहता है। पहला नियम ये कहता है, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन उसमें एक पॉइंट और है स्थान के बारे में, कि हमें साधना एक ही स्थान पर करना चाहिए। फिर उसके बाद बाबूजी ने बताया है कि क्यों एक स्थान पर करना चाहिए। तो उसके पीछे जो कारण दिया गया है वह यह है, बाबूजी कहते हैं कि जब हम एक पवित्र ख्याल, एक दिव्य ख्याल एक किसी स्थान पर बांधते हैं, तो वहां पर पवित्रता की जो बिजली है वहां पर गिर जाती है, तो वह जो स्थान होता है वह दिव्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि जिस स्थान पर हम जो कार्य करते हैं, हमारा वह स्थान उसी कार्य के लिए होना चाहिए, और जब हम वहां पर दूसरा कार्य करते हैं तो वह उस कार्य में बाधा पहुंचती है। तो जो बिस्तर होता है वह बिस्तर हमारे सोने के लिए है। तो ये होता है कि जब हम बिस्तर पर पहुंचते हैं तो हमें निश्चित रूप से हमारे मन में एक भावना बन जाती है कि अब हमें सोना है। तो जब हमारे मन में सोने की भावना प्रोमिनेंट हो जाती है, तो अब वहां पर जो पवित्र ख्याल है वह नहीं आ पाता, वह सेकेंडरी हो जाता है। तो इसलिए हम जो साधना करें वह बिस्तर पर बैठ करके ना करें, जिससे कि बिस्तर का जो ग्रॉसनेस है उससे हम प्रभावित ना हो। हम वहां पर करें जहां पर हम डेली करते हैं, हमेशा करते हैं। अगर वह स्थान हमारा दूसरे फ्लोर पर है या दूसरी जगह पर है, तो चाहे तो हम अपने बेडरूम में ही किसी कोने पर बना लें जगह, कि डेली हम वहीं पर बैठ करके अपनी रात्रि की हम साधना करें। तो इसलिए हमें बिस्तर पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि हम बिस्तर के ग्रॉसनेस से हम प्रभावित ना हो। और हम अपने घर में भी देखते हैं ना कि हमारा हर जगह का स्थान अलग है। जैसे हमारी किचन अलग है, हम कहीं भी खाना नहीं बनाने लगते, एक स्थान फिक्स है उसका। हमारा ड्राइंग रूम, हमारे गेस्ट आते हैं वहीं बैठाते हैं उनको, या कहीं हमारा डाइनिंग हॉल, हर जगह फिक्स होती है। इसीलिए बिस्तर जो हमें सोने के लिए है, आप इससे इसको समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इसीलिए बिस्तर में हमें साधना नहीं करनी है, क्योंकि साधना का अलग होता है, जगह होती है, बिस्तर सोने के लिए बना है।
लेकिन एक प्रश्न और आता है, यहीं से एक प्रश्न और उठता है, वो ये कि जब हम ध्यान के बाद, जब प्रार्थना ध्यान हम कर लेते हैं, फिर जाकर बिस्तर पर हम लेट जाते हैं, तो उस समय जो हमारी ध्यानावस्था होती है वह हम बिस्तर पर रह के कर सकते हैं। यानी बिस्तर पर हम उसी ध्यान में, जो हमने ध्यान की मुद्रा बनाई है, जो हमने ध्यान की अवस्था पाई है बैठ करके, बाहर बैठ करके, अब हमें उसी ध्यान की अवस्था में सोना है, तब हम जा करके बिस्तर पर लेट करके सो जाते हैं। एक बात ये हो गई, यानी ध्यानावस्था में हम बिस्तर में रह सकते हैं। दूसरी चीज कि एक एक्सट्रीम टाइम होता है, अगर मान लीजिए कि ऐसी कोई कंडीशन आए, कोई व्यक्ति बीमार है, वह बिस्तर से बाहर नहीं आ सकता है, तो क्या फिर उसे ध्यान नहीं करना है, या क्या लेट करके ध्यान नहीं कर सकते हैं? तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए। और जो एक होता है सामान्य दशा, तो सामान्य दशा में एक ये बातें हो गई कि भाई बैठ करके ध्यान करना है, बिस्तर के बाहर एक निश्चित स्थान पर ध्यान करना है, लेकिन उसके भी अपने अपवाद होते हैं ना। अगर हम यात्रा में हैं तो क्या हम ध्यान नहीं करेंगे? ध्यान हमारे करना जो है पहली प्रायोरिटी है। लेकिन अगर हम घर में हैं, सामान्य दशा है, सामान्य अवस्था है, तो सिचुएशन के हिसाब से, क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से हमें फॉलो करना है जी। और इसके अलावा मान लीजिए कि ऐसा कोई बीमार व्यक्ति है, तो क्या वो ध्यान नहीं करेगा? ध्यान करेगा, लेटे लेटे ध्यान करेगा, बिस्तर पर ही ध्यान करेगा। और एक क्लाइमेक्स आता है, हर व्यक्ति के जीवन में एक बार आता है, जो अंतिम समय होता है। तो उस अंतिम समय में बाबूजी ने कहा है कि जब हम अंतिम समय में, जब हमारा प्राण जा रहा होता है, हम इस धरातल को छोड़ रहे होते हैं, अपनी महासमाधि की ओर हम बढ़ रहे होते हैं। महासमाधि तो तभी होती है जब हम मालिक के सतत ध्यान में बने रहें, उनके ध्यान में रह करके जब हमारे प्राण टूटते हैं, प्राण छूटते हैं। तो ऐसी कंडीशन में तो बिस्तर पर ही ध्यान होगा ना। तो हर व्यक्ति के जीवन का जो अंतिम ध्यान है वह बिस्तर पर ही होना चाहिए, होता है। ध्यान की अवस्था में ही हमारे प्राण जाने चाहिए। तो कुल मिलाकर के यह है। अभी एक प्रश्न किसी भाई ने पूछा, सिस्टर का जी, पुष्पलता सिस्टर का प्रश्न है कि क्या ध्यान के बाद तुरंत सो सकते हैं? तो यहाँ पर भी सिचुएशन आती है, जैसे सुबह का ध्यान है या दिन में हम ध्यान सामान्य दशा में कर रहे हैं, तो उस ध्यान के बाद हम तुरंत नहीं सोएंगे। जब हम सो जाते हैं तो ऐसी दशा में हमारी जो ध्यानावस्था है वह ब्रेक हो जाती है, और जो दशा में प्राप्त हुई है वो भी चली जाती है, वह भी चली जाती है। तो इसका तरीका यह है कि अगर मान लीजिए कि हमें सोना पड़े, हमें सोने की आवश्यकता है दिन में, जैसे गर्मियां होती हैं, समय है दोपहर में, कुछ लोग सोना चाहते हैं, अगर हमें सोना पड़े ध्यान के बाद, तो जब हम सो करके उठें तो उसके बाद 10 मिनट का ही सही, लेकिन हमें ध्यान जरूर कर लेना चाहिए। जो सुबह हमने ध्यान किया है अपना 1 घंटे का, जो भी पूरी साधना का जो हमने चैनल फॉलो किया है वह तो कर चुके हैं, लेकिन अगर हम सो गए हैं तो सो के जब उठें तो एक बार फिर से हम 10 मिनट का ही सही ध्यान कर लें और अपनी उस दशा को याद कर लें जो दशा सुबह हमें ध्यान के बाद मिली थी, जो हमने डायरी में लिखा था। तो इसके बाद क्या होता है कि हम जो ट्रैक से अलग हो चुके होते हैं, सोने के बाद हम दशा को खो चुके होते हैं, तो हमें वह दशा फिर से वापस मिल जाती है केवल 10 मिनट में ही। अगला प्रश्न है कि जब ए बी बिंदुओं पर ध्यान सफाई करते हैं, यानी ए और बी बिंदुओं पर हम अपनी साधना करते हैं, तो क्या हमें 10 मिनट तक ध्यान को बिंदु पर केंद्रित करना है या केवल विचार लेते समय करना है? मतलब कहने का मतलब ये प्रश्न पर काम करते हैं, ए बिंदु पर ध्यान करते हैं और बी बिंदु पर सफाई करते हैं, तो उस समय जो भी हम कार्य करते हैं तो क्या हमें पूरे 10 मिनट तक वहां पर अपना फोकस बना के रखना है बिंदु पर, या केवल विचार लेते समय? तो इसका उत्तर यह है कि हाँ, हमें फोकस वहां रखना है। जैसे अगर हम रात को ए बिंदु पर ध्यान कर रहे हैं और हम विचार ले रहे हैं, तो विचार तो हम लेंगे ही, लेकिन हमारा जो फोकस है वह लगातार हमारे ए बिंदु पर बना रहना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही बी बिंदु की जब सफाई कर रहे हैं तो सफाई के समय की जो प्रक्रिया है तो वहां तो हम बी बिंदु पर रहेंगे ही बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि तभी तो हम समझेंगे ना कि बी बिंदु के पीछे से आत्मा का प्रकाश प्रकट हो रहा है। तो वहां पर हम निश्चित रूप से ए और बी बिंदु पर पूरे समय तक 10 मिनट तक जो टाइम दिया गया है, पूरे समय तक हमारा फोकस हमारे उन बिंदुओं पर बना रहेगा। अब एक प्रश्न है, क्या सिटिंग के माध्यम से संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है?
ये सिस्टर सरोज गौतम जी का प्रश्न है। तो हाँ बिल्कुल, जब हम ध्यान करते हैं, सफाई करते हैं, तो सारी जो चीजें होती हैं इन सब का जो रिजल्ट है वो हमारी संवेदनशीलता पर आता है। ऐसे ही हम सिटिंग लेते हैं, तो सिटिंग लेते हैं तो उसका भी असर हमारी संवेदनशीलता पर आता है। क्यों? क्योंकि हमारी सफाई होती है, हमारी बहुत गहरी सफाई होती है सिटिंग के दौरान, और जैसे जैसे हम साफ होते जाएंगे वैसे वैसे हमारी जो भीतर की संवेदनशीलता है वह बढ़ती जाएगी। एक कहावत कही जाती है ना गांव में या कहीं भी, कि इसकी तो गैंडे जैसी खाल है, इस पे कोई असर ही नहीं पड़ता, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी टच करते रहो, कोई इस पर असर ही नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि खाल गैंडे जैसी यानी मोटी खाल है, उसको स्पर्श करने से उसे पता ही नहीं चलता है। मतलब क्या हुआ, वहां पर बहुत बड़ा आवरण है। इसको अगर हम ऐसे समझें कि जब हम ज्यादा आवरणों से घिरे हुए होते हैं, ज्यादा संस्कारों से घिरे हुए होते हैं, हमारी चेतना जो है दूषित होती है या हमारी चेतना विकसित नहीं होती है, तो ऐसी दशा में हमारी संवेदनशीलता कम होती है। जैसे जैसे हम साफ होते जाते हैं वैसे वैसे हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है, और जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होता जाता है हमारी सीखने और समझने की जो टेंडेंसी है बढ़ती जाती है, और उसका रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो संवेदनशीलता है वह लगातार बढ़ती जाती है। तो निश्चित रूप से हम साधना का कोई भी अवयव फॉलो करते हैं वह हमारी संवेदनशीलता पर असर डालता है। अगला प्रश्न है कि बी ओपन एंड रिसेप्टिव ड्यूरिंग मेडिटेशन का क्या अर्थ है? मतलब ध्यान के समय खुलापन और स्वीकार्यता का क्या अर्थ है, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, रिसेप्टिव का मतलब होता है कि जो चीजें हम ग्रहणशीलता, स्वीकार्यता नहीं ग्रहणशीलता, रिसेप्टिव माने होता है ग्रहणशीलता, कि हम किसी चीज को ग्रहण करने की हमारी जो क्षमता होती है। और ओपननेस, ओपननेस क्या है? हमारे हृदय का खुलापन। तो जब भी हम ध्यान करें तो उस समय हमें किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं लगानी चाहिए, चाहे वह अपने ऊपर या मास्टर के ऊपर। ध्यान सिर्फ ध्यान होता है। जब ध्यान में हम बैठें तो हम यह लेकर के ना बैठें कि जैसा हमें अनुभव कल हुआ था वैसा हमें अनुभव हो, या जैसा अनुभव हमें अमुक दिन हुआ था वैसा हमें अनुभव हो, या हमें ऐसा अनुभव हो वैसा अनुभव हो, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ओपन रहे, अपने सारे विकल्प हमें खुले होने चाहिए। कि हमें यह हमारा भाव होना चाहिए कि मालिक हमें जो भी अनुभव कराएंगे उसे हम स्वीकार कर लें। इसे कहते हैं खुलापन। जो भी अनुभव हो, चाहे वो हमें अच्छा लगे या हमें खराब लगे। अच्छा और खराब होना दो अलग चीजें होती हैं, और अच्छा और खराब लगना अलग चीज होती है। कभी कभी होता है कि जो अच्छी दवा होती है हमें अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, लेकिन वो तो होती वास्तव में अच्छी है। ऐसे ही कभी कभी हमें ऐसे अनुभव होते हैं, कड़वे अनुभव होते हैं, ऐसे अनुभव होते हैं कि जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी वो अनुभव तो अनुभव है और हमें वो मालिक के द्वारा दिए गए हैं, और निश्चित रूप से हमें आगे बढ़ाया गया है। तो इसलिए हम किसी भी अनुभव के प्रति अपने भीतर पूर्वाग्रह न रखें, हम हर अनुभव को स्वीकार करने की कंडीशन में रहें। तो यह हुआ ओपननेस। और हुआ रिसेप्टिव, जो उसी से जुड़ा हुआ है। जो भी अनुभव हमें प्राप्त हो उसे हम स्वीकार कर लें, रिसीव कर लें। हमारा हृदय पूरी तरह से खुला हुआ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शुक्रवार को रात्रि 9 बजे मालिक सिटिंग देते हैं। बाकी के दिनों में हम लोग शनिवार से बृहस्पतिवार तक सार्वभौमिक प्रार्थना करते हैं, यानी यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं, लेकिन फ्राइडे को मालिक हमें सिटिंग देते हैं। 2020 में मालिक ने सिटिंग और प्रार्थना को साथ साथ करने के लिए किसी वार्ता में कहा था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि न तो कोई पूछे और न ही मैं बताऊंगा कि इसे कैसे किया जाए। इसे करना है, जिसे करना है वह स्वयं प्रयास करें और अनुभव करें कि इसे कैसे करना है। ये भाई कुलदीप हैं कानपुर सेंटर से। इनके कई प्रश्न हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न दिए हैं और बहुत अच्छा है। इनके हृदय की जिज्ञासा देख करके हमने सैल्यूट करते हैं। तो यह प्रश्न है कि जब हम फ्राइडे को नहीं करते हैं प्रार्थना, लेकिन एक चीज और आती है, जब हम रोज करते हैं, लेकिन 9 बजे क्या होता है, जैसे ही 9 बजता है रात के,
वैसे ही हमारी जो दशा होती है प्रार्थनामय बन जाती है। बुद्ध की पूजा, वैसे ही हमारी जो है प्रार्थनामय दशा बन जाती है। तो देखिए दशा क्या होती है, प्रार्थनामय दशा, और उसके बाद उसमें क्या होता है, ध्यान। तो ऐसे ही हम सुबह क्या करते हैं, सुबह भी हमारी जो दशा होती है, जो हम ध्यान करते हैं, उस ध्यान में हम क्या करते हैं, प्रार्थनामय दशा में ही तो ध्यान करते हैं। और उस प्रार्थनामय दशा में जब ध्यान करते हैं तो इसके बाद हमारे जो ध्यान की जो क्वालिटी होती है, जो उसकी ऊंचाई होती है या उसकी गहराई कर लीजिए, वह बहुत ही विलक्षण होती है। ऐसे ही जब हम रात्रि के समय, फ्राइडे को रात्रि के समय जब हम ध्यान करें, तो उस समय अगर हम ये पहले विचार ले लें, जो सार्वभौमिक प्रार्थना का विचार होता है कि हमारे सभी भाई बहन जितने भी हैं दुनिया में, उनके हृदयों में दिव्य प्रेम और भक्ति का संचार हो रहा है और उनके हृदयों में सच्ची आस्था दृढ़ हो रही है। इस भाव को भी मिला लें, और यह भाव स्थूल नहीं होना चाहिए, यह शब्दों के रूप में नहीं होना चाहिए, यह सूक्ष्म भाव होना चाहिए। इस सूक्ष्म भाव के फ्लेवर को हम अपनी सिटिंग के साथ मिक्सअप कर दें। तो जब हम इसको मिक्सअप कर देंगे तो निश्चित रूप से प्रार्थना का भी असर होगा और हमारी सिटिंग का भी असर होगा। तो ऐसा कर सकते हैं। एक प्रश्न है भाई राकेश गहलोत जी का है कि 7 चक्रों का सही स्थान बताएं। उनको तो मैंने भेज दिया था, यूट्यूब का एक लिंक भेज दिया था उनको। तो इसको बताना चाहेंगे कि आप सभी को कि 7 चक्र किन की बात कही जा रही है। ये उनकी बात नहीं कही जा रही कि जो 1 2 3 4 5 से लेकर 13 तक बिंदु होते हैं, ये वो चक्र नहीं है। ये उन चक्रों की बात पूछ रहे हैं भाई गहलोत जी, कि जो हमारे क्लासिकल चक्र होता है, यानी कि पहला होता है मूलाधार चक्र, दूसरा होता है स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा होता है मणिपुर चक्र, चौथा होता है अनाहत चक्र, 5वां होता है विशुद्ध चक्र, 6वां होता है आज्ञा चक्र और 7वां होता है सहस्रार चक्र। तो ये सारे, अगर केवल आज्ञा चक्र को छोड़ दें, हम आज्ञा चक्र को छोड़ दें, बाकी के जो 6 चक्र और सहस्रार चक्र को छोड़ दें, तो बाकी के जो 5 चक्र होते हैं वे हमारी स्पाइनल कॉर्ड पे होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी जो होती है, हमारी बैकबोन होती है, वहां पर ये बिंदु होते हैं। लेकिन किस जगह पर होते हैं, तो जो मूलाधार चक्र है वह जो रीढ़ की हड्डी का जो सबसे निचला हिस्सा है, जो सबसे निचला हिस्सा है, बॉटम मोस्ट हिस्सा है, जो टेल बोन का हिस्सा है, उस जगह पर होता है मूलाधार चक्र। फिर दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है, उससे थोड़ा सा और ऊपर होता है। फिर तीसरा जो है वह मूलाधार चक्र है, सॉरी मणिपुर चक्र है। तो मणिपुर चक्र जो है हमारी जो नाभि है ना, तो उस नाभि के ठीक सामने, जो इसको नाभि चक्र भी बोलते हैं, नाभि के ठीक सामने जो रीढ़ की हड्डी का पॉइंट है वहां पर होता है। फिर इसके बाद अनाहत चक्र, यानी जहां पर स्टर्नम है, जहां से हम अपने मेजरमेंट शुरू करते हैं, जहां पर रिब्स आपस में आकर के मिलती हैं, जो गड्ढा होता है बीच में, उसके ठीक सामने जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर ये अनाहत चक्र होता है। और इसको हृदय चक्र भी बोलते हैं, क्योंकि यह हृदय से प्रभावित होता है, या हृदय इससे प्रभावित होता है, जिसको हृदय चक्र बोलते हैं। फिर इसके बाद विशुद्ध चक्र, हमारा जो ये कंठ होता है ना, 5वां बिंदु जहां पर है, लेकिन 5वां बिंदु रीढ़ की हड्डी पे नहीं है, लेकिन जो ये जो पोजीशन रिफ्लेक्शन जो है उसके पीछे जो रीढ़ की हड्डी पर है, यह हमारा होता है विशुद्ध चक्र। तो इसके बारे में बहुत सारा साहित्य मिल जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यह अपने आप में बहुत ही विराट है ना। एक एक चक्र के लिए बहुत सारा समय की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से आपको किताबें मिल जाएंगी, हम सजेस्ट कर देंगे, या आप यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे बहुत सारे इस पे जानकारियां आपको चक्रों के बारे में मिल जाएंगी। जो हमने लिंक शेयर किया है वो हम अशोक जी को, राकेश भैया को, तो वो हम आपको भी शेयर कर देंगे। तो ऐसे ही हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र जो हमारी जो भाव होती है ना, त्रिकुटी, ये हमारा आज्ञा चक्र है। ऐसे ही इसके बाद फिर सहस्रार चक्र है हमारा सबसे ऊपर का, यानी जहां से जो कान के पीछे का ये लोब है, कान का ऊपरी हिस्सा है, इसके पीछे लोब है, पीछे देखे यहाँ पर वेस्टिब्यूल होता है, यानी गड्ढा जैसा होता है। यहां से सीधे आप ऊपर जाइए
और जो सेंटर पार्ट होता है यह हमारा जो बिंदु है, यह बिंदु आता है, यह इसे कहते हैं सहस्रार चक्र या सहस्रदल कमल। यही एसडीके है। एसडीके शॉर्ट में कहते हैं अंग्रेजी में, सहस्रदल कमल। इससे 2 अंगुल आगे जो होता है 10वां पॉइंट होता है, और 2 अंगुल पीछे जो होता है 11वां पॉइंट होता है। तो इस प्रकार से एसडीके जो होता है ये 7वां, ये एनर्जी चैनल के चक्र हैं। ये सारे जो है एनर्जी चैनल, यानी जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वह हमारे इन्हीं चैनल के थ्रू हमारे पूरे शरीर में उतरती है, प्रसारित होती है। अब अगला प्रश्न है कि सतत स्मरण, ध्यानावस्था और प्रार्थनामय भाव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, वही सतत स्मरण है, वही प्रार्थनामय भाव है और वही ध्यानावस्था है। यानी जब हम अपने हृदय से जुड़े हुए होते हैं, अपने केंद्र से जुड़े हुए हैं, यानी वह महामौन की दशा हो जाती है। वहां पर शब्द नहीं होते, प्रार्थना भी शब्द का स्वरूप खो चुकी होती है, और स्मरण जो होता है वह याद के रूप में नहीं रह जाता है, वह एक दिव्य उपस्थिति के रूप में रहता है। तो यह सभी एक ही चीज है, इनमें कोई भेद नहीं है। और वही ध्यानावस्था भी कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यह कार्यक्रम ऐसा नहीं, ये नहीं। किताबों को क्यों पढ़ना चाहिए, इसके महत्व को बताया जाए। ठीक है, किताबों के बारे में कहा गया है कि हमें किताबें क्यों पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, यह बात भी है। तो सबसे पहले तो हम ये क्लासिफाई करें कि हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। अगर हम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। तो मिशन की किताब हमें कभी भी इस मनोभाव से नहीं पढ़ना चाहिए कि हम टाइम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, बल्कि जब हम मिशन की किताब पढ़ें तो इस भाव से पढ़ें, हमारे अंदर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इसमें, उसे हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं, कुछ नया पाने के लिए पढ़ रहे हैं। जब हम इस भाव के साथ किताब पढ़ेंगे तो इन किताबों से जो ट्रांसमिशन निकलता है, जो प्राणाहुति निकलती है, बहुत गहरी होती है और वह हमारे भीतर समाती हुई चली जाती है। तो हम जो मेरा अपना निजी अनुभव है किताब, मिशन की किताब पढ़ने का, या जो